हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड्स, जो हमने सीटेट 2022-23 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी, उसी की नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूं। इसमें हम जो है ईवीएस के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होंगे। जो लास्ट ईयर आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, लगभग 1 महीने तक एग्जाम चले थे, 16/12/2021 से स्टार्ट होके। ठीक है, अगर आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो आप सभी, ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 के जो भी आपका लेवल है उसके हिसाब से, तो आपके ये लगा लो एग्जाम सिर्फ पास ही नहीं करोगे, अच्छे नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर उन्हीं चीज़ों को रिपीट करने वाला है। ठीक है, उससे आपको प्रीवियस क्वेश्चन से ना आपको ये भी चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरह से कंटेंट आया था और क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे। आप अपना एनालाइज भी कर पाओगे, और अगर आपको कहीं पे सुधार करने की जरूरत है तो आप अभी अब जो है सुधार भी कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ, चीज़ों को साथ में समझाते हुए भी चलेंगे, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और ईवीएस के अंदर बता दूं, जो कंटेंट होता है प्रीवियस क्वेश्चंस भी लगा लेते हो, जो जितनी भी शिफ्ट आपकी हुई थी लास्ट ईयर ऑनलाइन पेपर में, तो आपके 10 से 12 नंबर आपको डायरेक्ट वहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3rd to 5th का ही आपका सिलेबस रहता है एनसीईआरटी। ठीक है, वहीं से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, ईवीएस के अंदर आपको एज इट इज चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज की इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। देखो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो पेपर है आपका 16/12/2021 का पेपर है। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर बताऊंगी वो भी ऑफिशियल ही बताने वाली हूँ। कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है भाई? कुडुक। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, आप पहले प्रीवियस क्वेश्चन भी देख सकते हो, जब आपके ऑफलाइन पेपर हुए थे वहाँ पे भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ये झारखंड की भाषा है। ठीक है, कहाँ की रहेगी? झारखंड की। उसके बाद चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है एक प्रकार से। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग से भी उठाए जाते हैं आपके कहाँ पे? ईवीएस के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे अच्छे से सॉल्व करवा दूंगी कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये वाले क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। देखो, एक क्वेश्चन आपका इस तरह का रीजनिंग का पूछा जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे निकालोगे। 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। देखो क्या कह रहा है, आपका घर एक्स पर स्थित है। यहाँ पे आपका घर है, ये रहा आपका घर। ठीक है, एक्स पर स्थित है तथा विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में, ठीक है, वाई क्या है भाई? आपका स्कूल है, ये आपका घर है। एक्स के बिल्कुल ठीक सामने आपका विद्यालय है। ठीक है, बीच में रोजमार्ग होने के कारण सीधे नहीं जा सकते, मतलब विद्यालय से घर और घर से विद्यालय सीधे नहीं जा सकते। ठीक है, तो किस तरह से जाएंगे? पहले आप ठीक उत्तर में 100 मीटर चलोगे। ये रहे भाई, आप यहाँ से आप जाओगे अपने विद्यालय, तो ठीक उत्तर में बोल रहा, उत्तर आपका इस तरह से होता है, ऊपर आपका उत्तर रहता है। ठीक है, नीचे आपका दक्षिण रहता है, यहाँ आपका पूरब और यहाँ पे आपका पश्चिम। ये आपकी दिशाएं रहती है, ये आपको समझ लेनी है। ठीक है, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि मैं आपको ये क्लियरली समझा पाऊँ। ऊपर आपका उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ आपका पूरब रहेगा, इस तरफ आपका पश्चिम रहेगा। अब ये कह रहा है ठीक 100 मीटर क्या है? उत्तर में जाता, मतलब ऊपर की तरफ जाता है पहले 100 मीटर, यहाँ पे 100 मीटर उत्तर की तरफ चला, फिर ठीक पश्चिम में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ये आपका पूरब है, तो ये इस तरफ आपका, इस तरफ आपका पश्चिम रहेगा, तो यहाँ पे 75 मीटर की दूरी ये तय करता है। लंबा सुरंग पार करते हुए अंत में 100 मीटर की दूरी तय कर, ठीक है, ठीक दक्षिण में बाई की तरफ पहुंच जाता है। यहाँ पे 100 मीटर की दूरी तय करके ये इस तरफ बाई पे पहुंच गया। ठीक है, वाई पे आएगा तो इस तरह भी तो आएगा ये। ठीक है, यहाँ पे भी इसने 100 मीटर की दूरी तय की, और यहाँ पे भी 100 मीटर की दूरी की, और यहाँ पे इसने की 75 की, और ये यहाँ पे बाई पे पहुंच गया। अब ये कह रहा है कि बाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं, और वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ पर स्थित है। वाई के सापेक्ष मतलब अब वाई के ये पूछ रहा है कि कितना डिफरेंस रहेगा आपके घर से आपके विद्यालय का, और वो बतानी है दिशा की, किस दिशा में आपका घर रहेगा। ठीक है, वाई के हिसाब से। तो आप ये देखो, यहाँ पे 75 मीटर की दूरी तय की, तो यहाँ पे भी 75 मीटर की दूरी पे ही घर बचा। ठीक है, यहाँ से इस तरफ ये गया, इस तरफ से यहाँ से 75 मीटर की दूरी तय की, फिर से 100 घूमा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी रहेगी भाई? 75 रहेगी। अब यहाँ पे पश्चिम था। ठीक है, ये कह रहा ना पश्चिम, इस तरफ से घूम के ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे पश्चिम था, तो ये पूरब रहेगा। तो यहाँ का इसका जो आंसर बनेगा 75 मीटर ठीक पूरब में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने समझा पाई। एक दिन मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करवा दूंगी, ये जितने भी आपकी रीजनिंग की टाइप रहेंगी जो ईवीएस के अंदर पूछे जाते हैं ना, मैं इजिली आपको ये चीजें एक दिन में ही कवर करवा दूंगी। वहां आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि पूरा यहाँ पे स्पेस कम है, इस वजह से नहीं। तो यहाँ का इसका जो आंसर रहेगा आपका 75 मीटर ठीक पूरब में रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। उसके बाद चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो आपका क्वेश्चन है ठीक है, ये भी आपका मैथमेटिकल और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये भी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगी। और वैसे मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन गलत था, यहाँ पे आपको बोनस अंक दिया गया था। ठीक है, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है उसमें ये क्वेश्चंस, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आप ऑप्शन है वो गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस पर आपको बोनस अंक मिला था। इस टाइप के क्वेश्चन, रेलगाड़ी वाले रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं ईवीएस के अंदर। मैं एक दिन आपकी एक क्लास लेकर इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो आपके मैथमेटिकल टाइप के रहेंगे रीजनिंग के, वो मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चंस गलत दिया हुआ था। उसके बाद चलते हैं, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा ये कंटेंट से आ गया। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने का सबसे अच्छी अवधि रहती है अक्टूबर से दिसंबर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। किसका? वही वेलक्रो का। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? 65 नंबर क्वेश्चन है भाई आपका। ठीक है, तो ये आपका जार्स मेस्ट्रेल ने बनाया था। ये एनसीईआरटी की बुक में ये इस नाम है। ठीक है, इस चीज़ के लिए तो 3 से और 5वीं तक का, ठीक है, तीसरी से और 5वीं तक की एनसीईआरटी आप कवर करते हो 3rd to 5th की, तो वहाँ से आप इजीली ये सारी चीज़ें कवर कर लोगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा जार्स मेस्ट्रेल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आपका संघ शासित प्रदेश रहेगा। उसके बाद चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसने एल्युमिनियम की खान है? ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है? 67 नंबर क्वेश्चन। तो ये उड़ीसा की है। ठीक है, एल्युमिनियम की खान उड़ीसा में है। उसके बाद चलते हैं 68 नंबर जो क्वेश्चन आपका पूछा गया, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित है। इसका जो आंसर रहेगा वो 6 बिंदु है। ठीक है, 6 डॉट होते हैं आपके इस तरह से। तो ये ब्रेल लिपि का इसमें जो है दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं ना उनको शिक्षा दी जाती है। ठीक है, उनको 6 बिंदु होते हैं जो उभरे हुए होते हैं, उनकी संरचना थोड़ी उभरी हुई सी रहती है, उनको वो टच करके, ठीक है, उनको टच करके वो पढ़ना लिखना समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा 69 नंबर। ठीक है, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा 69 नंबर। देखो आपका ये आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, ये आपको क्रम के हिसाब से लगाने हैं। इस तरह से आपको इसमें क्रम में बताना है कि फर्स्ट पे कौन सा रहेगा, सेकंड थर्ड पे कौन सा रहेगा। इस तरह से आपको ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे आंसर बनेगा, ठीक है, वो हम लगाते हैं कि आंसर क्या रहेगा। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते जिससे क्या है आप भी लगा पाओ। ठीक है, मेरे साथ देखो, मृदा को खोदकर नरम बनाना। ठीक है, हाँ भाई, सबसे पहले जो करेंगे हम मृदा को खोद के नरम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्याज के ऊपर ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, नहीं ये नहीं करेंगे। बीज बोना, बिल्कुल ठीक है, मृदा को खोद के नरम बनाएंगे फिर बीज बोएंगे। उसके बाद आएगा आपका खरपतवार हटाना। ठीक है, खरपतवार हटाएंगे। ठीक है, ये ठीक है, खरपतवार हटाना। प्याज को उखाड़ कर निकालना, प्याज को उखाड़ कर निकालना, हाँ ये भी करेंगे। और प्याज के ऊपर से फिर हम सूखी पत्तियों को हटा देंगे। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। ठीक है, मृदा ए रहेगा, ए आपका दोनों में है। ठीक है, यहाँ पे भी है, सारे में ए है। उसके बाद ए, फिर सी, फिर यहाँ पे डी, ई, वी। तो यहाँ पे सी,
ACDEV। तो यहाँ पे ये दिया गया है, मैं ऑफिशियल देखती हूँ। हाँ, ये आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर बनेगा आपका, पहले मृदा को खोद के नरम करोगे, ठीक है, सभी कर देंगे इसको, फिर उसके बाद बीज बोया जाता है, फिर उसके बाद आपका प्याज को उखाड़ कर खरपतवार को हटाया जाता है, ठीक है। जो खरपतवार होती है, बेकार की जो चीज़ें होती हैं वो हटाई जाती हैं, फिर प्याज को उखाड़ लेते हैं, फिर उससे सूखी पत्तियों को हटा देते हैं। तो ये आपका रहेगा ACDEV। उसके बाद चलते हैं भाई 70 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, हमारे देश में एक स्थान है जिसमें ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, ठीक है। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा ऊंचा सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये वाला से ये क्षेत्र, ठीक है। शिलांग मेघालय, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश, और एक और आपका लेह लद्दाख। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। हमारे देश में एक स्थान स्थित है, ठीक है, स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। क्षेत्र ऊंचा सूखा और समतल है, यह क्षेत्र स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका लास्ट वाला ही रहेगा, ठीक है। लेह लद्दाख में है भाई, इस तरह का, ठीक है। तो आप कर देना लेह लद्दाख। उसके बाद चलते हैं भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, देखो, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं, ठीक है। जिनके भीतर क्या होते हैं भाई, बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी है, प्याज, नाशपाती और आलू मटर। इनमें से बताना जिनके भीतर बीज होते हैं। अब देखो भाई, करेले के अंदर बीज होते हैं, ठीक है। खीरा के अंदर बीज होते हैं, ठीक है। चीकू के अंदर भी होते हैं, भिंडी के अंदर भी होते हैं, प्याज के अंदर नहीं होता, ठीक है। और आपके नाशपाती के अंदर भी होते हैं, आलू के अंदर नहीं होते, टमाटर के अंदर भी होते हैं। तो आपका ये रहेगा, इजीली कर दोगे भाई। ये तो करेला है, खीरा है, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर, ठीक है। थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से का इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं भाई। अगर आप थोड़ा सा इनको ध्यान से करोगे ना तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक निकलेगा। उसके बाद चलते हुए 72 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष होती है और अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, ठीक है। बहुत ही जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, और इजी के साथ साथ बता दूं ये इजी इसलिए होता है क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है और रिपीट होता है, ठीक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है सीटेट का जहां ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा स्लोथ रहेगा, ठीक है। स्लोथ होता है भाई, ठीक है। ये भालू के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। छोटा सा रहता है पर साइज में छोटा रहेगा भालू के मुकाबले, भालू जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये भालू नहीं होता। ये अपने जो है 24 घंटे में से 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है, और जिस पेड़ पर ये रहता है ना उसकी जब पत्तियां खत्म हो जाती हैं तो उस पेड़ को छोड़ के नेक्स्ट जो है पेड़ पर चले जाता है। हफ्ते में एक दिन ये सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, बाकी पूरे दिन पेड़ पर ही रहता है, ठीक है। उल्टा लटक कर पेड़ पर सोता है। इसकी जो टोटल आयु रहती है 40 वर्ष रहती है, और पूरे जीवन में सिर्फ 8 वृक्षों पर ही घूमता है। जिस वृक्ष पर रहता है जब उसकी पत्ती खत्म हो जाती है तब ये नेक्स्ट पेड़ को चेंज करता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं बेसिकली, एक ही क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें स्लोथ से रिलेटेड लिखती हैं। इन्हीं से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है, आपको ध्यान रख लेना ये आपका स्लोथ होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, वो रहेगा भाई आपका 73। यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है। मिलान आपको यहाँ पे करना है। देखो, कॉलम 1 में दिए गए स्थानों के नाम के साथ कॉलम 2 में दिए गए स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण में मिलान करना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको दिया गया है, ठीक है। तो मिलान करिए भाई, आपने एनसीईआरटी की होगी। देखो, असम का मिलान करना है। ये जो 4-5 आपको दिए गए हैं इनसे रिलेट करना है। असम में आपके होते हैं पत्थर लकड़ी से बने ढालू छत। ये तो आपकी पत्थर लकड़ी से बने जो ढालू छत होते हैं ये आपके मनाली में रहते हैं, ठीक है। मनाली हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, तो ये तो आपका मनाली हिमाचल प्रदेश रहेगा। असम के लिए रहता है भाई आपका बांस के खम्भों पर बने ऊंचे, ठीक है। यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है असम में, तो पानी की वजह से ऊंचाई पे घर बने होते हैं, तो बांस के खम्भों पर वो बने होते हैं, तो ये हो जाएगा। और लद्दाख के लिए पत्थर के बने घर लकड़ी के फर्श होते हैं, ठीक है। आपको लद्दाख के लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है।
बेसिकली ये चीज़ पूछी जाती है कि लकड़ी के फर्श, लकड़ी की चपटी छतें, ठीक है, लकड़ी से मोस्टली ये चीज़ें रहती हैं, तो लद्दाख में रहेंगी। उसके बाद राजस्थान के मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों से बनी छत ये होती हैं, तो ये रहेगा, ठीक है। और ये कहाँ पे रही, ए का आपका रहता है, ठीक है, ए का आपका 3, बी का आपका 2 दिया दिया है, सी का 1 और डी का 5, ठीक है। सही मिलान हमने भी किया है, इसका 3 रहेगा, ठीक है। तो आपका इस तरह से आपको सॉल्व करनी है, चार सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है, कि असम से रिलेटेड कौन सी चीज़ें रहेंगी, लद्दाख में क्या रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। असम जो रहता है भाई, यहाँ पे आपके खम्भों के बने, बांस के खम्भों से बने ऊंचे घर होते हैं, ठीक है। और आपके राजस्थान में मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों से बनी छत रहेंगी, ठीक है। लद्दाख में पत्थर के बने घर होते हैं, लकड़ी के, और फर्श फर्श और लकड़ी की चपटी जो होती है छतें होती हैं। इस तरह से आपको निकालने क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है आपका भाई, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, वह देश आपको बताना है जिसके सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, ये रह जाएगा सेकंड वाला, अर्जेंटीना, ठीक है, सेकंड वाला इसके सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। उसके बाद चलते भाई 75 नंबर क्वेश्चन आपका, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशियों का अधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, तो उसका यह व्यवहार उसकी खेती की मृदा को क्या कर देगा, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है 75 नंबर का कि आंसर आपका क्या रहेगा। केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ रहेगी, जुताई बुवाई के लिए उपयुक्त बनाएगा, अन्यथा किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो यही करेगा भाई, ज़्यादा चीज़ उनका उपयोग करेगा, ठीक है, ज़्यादा कीटनाशकों कीटनाशियों चीज़ों का उपयोग करेगा, तो वहाँ पे कोई भी फसल कुछ दिनों के बाद वो नहीं उगा पाएगा, ठीक है। जो उसकी मिट्टी हो जाएगी ज़मीन की, वो खराब हो जाएगी। तो इसका जो आंसर रहेगा, किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा वो इस तरह से काम करके। उसके बाद चलते हैं भाई 76 नंबर का जो आंसर रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग में प्रस्तुत करता है, ठीक है। पौधे, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ, परिवार और दोस्त मित्र, भोजन पानी और यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, भोजन आवास, पौधे पदार्थ, काम और खेल, भोजन पदार्थ और यात्रा। बताइए इसका राइट आंसर क्या लगा के आओगे आप। तो इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, ईवीएस की जो 6 थीमें होती हैं उसमें 4 का सही रहेगा वो आपका परिवार, दोस्त मित्र, भोजन पानी और यात्रा रहेगा, ठीक है। 6 थीमें ये आपको याद रखनी है ईवीएस की। उसके बाद चलते हैं 77 नंबर जो क्वेश्चन आपका आया था, इस तरह से पूछा गया था, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका पेडागोजी से हो जाएगा, ईवीएस पेडागोजी से। देखो क्या क्वेश्चन था भाई, शिक्षार्थियों के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं, जो शिक्षार्थी पोर्टफोलियो बनाते हैं उसके लिए अच्छे तरीके क्या रहेंगे। एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, एक शिक्षार्थियों के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, शिक्षार्थियों से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। फोर्थ ऑप्शन है, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों में विभिन्न सत्रों को इकट्ठा करना, ठीक है। इस तरह से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको सही बताने हैं कि आपके क्या रहेंगे। देखो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए, सी और डी, ठीक है। एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, ठीक है। उसके बाद शिक्षार्थियों को से अपने काम का चयन कर उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना, ये एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों को विभिन्न सत्रों पर इकट्ठा करना, ठीक है। ए, सी और आपका डी, ये आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर वाला, ठीक है, अच्छे से कर लेना। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन आपका, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है।
ईवीएस के पाठ्यक्रम, ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया। ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो बताइए इसका राइट आंसर आप क्या दोगे। ठीक है, ये आपका 78 नंबर क्वेश्चन है। एनसीएफ आपको अच्छे से करके जाना है, एनसीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण रहेगा। ठीक है, ईवीएस का जो पाठ्यक्रम होता है वो आपका विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण सभी का एकीकरण रहता है आपका ईवीएस। ठीक है, थर्ड टू फिफ्थ का जो आपका सिलेबस रहता है ईवीएस का, उसमें आपका समाज का भी, ठीक है, समाज से भी कुछ चीज़ें दी जाती है, मतलब सामाजिक भी रहता है। ठीक है, उसका आपका साइंस का भी पोर्शन रहता है। इस तरह से आपका ईवीएस बनता है। ठीक है, उनका एकीकरण होकर ही आपकी ईवीएस होती है। बच्चे के आईक्यू लेवल के हिसाब से और बच्चे की जो एज रहती है उसके हिसाब से उसका सिलेबस होता है ईवीएस के अंदर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 79 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा आपका, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न ईंधनों को सर्वेक्षण करने को कहता है। ठीक है, इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है। तो इसका आंसर बताइए आप। परिकल्पना बनाना, सेकंड आपका समालोचनात्मक चिंतन मतलब गहन चिंतन, रिकॉर्डिंग अभिलेखन और सुनने के कौशल, पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या लगाओगे आप। 79 नंबर क्वेश्चन है। देखो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाई आपका, ठीक है, रिकॉर्डिंग अभिलेखन और सुनने के कौशल। ठीक है, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा रिकॉर्डिंग अभिलेखन और सुनने के कौशल। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। उसके बाद 80 नंबर जो क्वेश्चन है, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं। सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या रहेंगे। इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। यह शिक्षक को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। यह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका भाई 80। देखो इसका जो आंसर रहेगा ना वो रहेगा भाई आपका, ठीक है, बी और सी। ठीक है, बी और सी। देखो इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है आपका। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। ठीक है, ये दोनों आपके ठीक रहेंगे, बाकी आपके दो ऊपर ए और आपका डी नहीं रहेगा। ठीक है, सीखने के निरंतर आकलन के लिए आवश्यक तत्व बताने थे, सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए और शिक्षकों को उनके शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव होता है, करने की गुंजाइश प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, उनको खुद से करने के लिए उनको आगे करना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। निगरानी सुधार ये नहीं होगा। ठीक है, इससे बच्चे के फैसला सुनाने के लिए, ठीक है, फैसला सुनाना इस तरह के वर्ड आपको दिखाई दे तो वो आप गलत कर देना, ये नेगेटिव होते हैं। उसके बाद चलते हैं भाई 81 क्वेश्चन। कुणाल ने कपड़ों को बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर क्यों आमंत्रित किया। ठीक है, कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त हैं। क्वेश्चन है भैया आपका 81। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके। ठीक है, ऑप्शंस में जो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे रहेगा, ठीक है, थर्ड वाला। क्या रहेगा भाई, थर्ड वाला। शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करेगा। ठीक है, इस तरह से कुणाल ने कपड़ा को बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय, ठीक है, तो आपको इससे ही समझदाना था। ठीक है, स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया है, उससे आप क्या करेगा भाई, वो स्थानीय भाषा सीखने में मदद करेगा। ठीक है, स्थानीय भाषा। उसके बाद चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे। ठीक है,
मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण क्या है, अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं। तो उन्हें विद्यालय की जो वातावरण है उसमें समायोजित करने में क्या हो रही है भाई, समस्या हो रही है, ठीक है, उस आपदा के कारण। तो एक ईवीएस शिक्षक होने के कारण आप क्या कर सकते हो? ऑप्शंस आपके क्या हैं? धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सके। केवल विस्थापित शिक्षार्थियों को एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने को और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे, उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे, ठीक है। ये आपका राइट आंसर रहेगा, बातचीत करना शिक्षार्थियों के साथ, ठीक है, उनको एक दूसरे की मदद करना, उनकी कहानियों को भी साझा करना, ठीक है, उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा उसको शेयर करना, ये आप तरीका बेस्ट रहेगा। इस तरह से आप क्या है उनको समायोजित कर पाओगे, ठीक है, समायोजन कर पाएंगे वो अपनी कक्षा में। बाकी यहाँ पे ये आपके सभी गलत हो जाएंगे। फर्स्ट वाला भी यहाँ पे केवल दिया गया था, स्वाभाविक होना, ये सारी ही चीज़ें यहाँ पे आपकी इनकरेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 4 वाला। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 83, समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। यह बिना प्रश्न को स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। नेक्स्ट है आपका, समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी और इससे उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, ठीक है। आपका 83 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 83 का, वो आपका हो जाएगा भाई 3rd, ठीक है। समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी और उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है, ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा। 84 क्वेश्चन रहेगा आपका, आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक है। पूर्वानुमान और गणना के कौशल, आंकड़ों के अभिलेखन, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ, भूत दृश्यों को खींचने का क्वेश्चन। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा 84 का। देखो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। तो एक क्रियाकलाप विकास करने में सहायक रहेगा, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करेगा, ठीक है, तो 3rd हो जाएगा। उसके बाद आपका 85 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस आपके, विद्यालयी ज्ञान को बाह्य विषय से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटन विधियों पर हो जाए, परीक्षा को आसान बनाना, पाठ्य चर्चा को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहे। तो मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे परीक्षा को आसान बनाना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटन विधियों पर रहे से परे हो जाए, ये तो ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा 85 का, ठीक है, 85 का जो आंसर रहेगा परीक्षा को आसान बनाना, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो रटन विधियों से परे हो जाना ये भी ठीक है, रटना जो है नेगेटिव होता है, उससे परे कर रहे हैं बच्चों को तो ठीक कर रहे हैं। विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, ठीक है, विद्यालय का जो ज्ञान होता है बाहर की चीज़ों से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। पाठ्य चर्चा को समृद्ध करना ताकि पाठ्य पुस्तक तक सीमित ना रहे, ठीक है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित बच्चे ना होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें पाठ्य पुस्तक से अलग भी बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। तो परीक्षा को आसान बनाना यहाँ पे नहीं पूछा था, तो 3rd हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, अधिक सटीक विवरण के लिए घटना को तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। तो बताइए राइट आंसर क्या लगाओगे इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपका 86, देखो आंसर रहेगा इसका आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से, ठीक है। ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा, ठीक है, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग को करने से, ठीक है, बाकी आपके ठीक हो जाएंगे। जानकारी एकत्रित करना भी ठीक है, सटीक विवरण, एक घटना तत्काल रिकॉर्डिंग, ये भी ठीक है, आकलन के आधार पर समूह का उपयोग, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन आपका, देखो
देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, बट आपको ध्यान से पढ़ना है एक तो, ठीक है, और आपको समझना है कि क्वेश्चन में आखिर बोल क्या रहा है, ठीक है। इसका 87 नंबर क्वेश्चन है। तो रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है, ठीक है, जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अच्छा, जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया। मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा, उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रोस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य था, ठीक है, क्या उद्देश्य होगा? शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित करना, शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, विज्ञान के ऐतिहासिक, ठीक है, विज्ञान के इतिहास को सराहना करना। तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या निकाल के आओगे, ठीक है। ये जो कहानी है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है कि इसका उद्देश्य क्या रहा होगा बच्चे को, ठीक है, इस तरह की जानकारी देने के लिए। 87 का जो आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, वो आपका 2 रहेगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे बी हो जाएगा, शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। उसके बाद सी रहेगा, शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और आपका डी विज्ञान के इतिहास की सराहना करेगा। बाकी यहाँ पे फर्स्ट नहीं होगा, शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में समझने में मदद करना, ठीक है। वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में आप इससे कोई लेना देना नहीं है, 3 आपके राइट हो जाएंगे। 88 नंबर क्वेश्चन आपका, भूषण अपनी कक्षा सेकंड की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकत्रित करना चाहते हैं। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे और कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या लगा के आओगे 88 का? यात्रा, सभ्य दर्शन क्लिप, ठीक है, आपका सेकंड ऑप्शन है आपके पास यात्रा पर कविता, थर्ड ऑप्शन है आपके पास यातायात के साधनों पर मॉडल प्रतिमान, उसके बाद आपका आंसर रहेगा बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। तो इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, भूषण अपनी कक्षा सेकंड की भाषा कक्षा में थीम यात्रा एकत्रित करना चाहता है, तो यातायात के साधनों पर मॉडल प्रतिमान, ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूषण अपनी कक्षा सेकंड की भाषा की कक्षा थीम यात्रा को एकत्रित करना चाहते थे। आप किस संसाधन को सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त होगा? देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव, ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। 89 नंबर क्वेश्चन आपका, ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थियों को क्या जवाब देंगे? तो आप क्या जवाब दोगे? आप उसे सुनेंगे और अपने पाठ योजना तक सीमित रखेंगे, पूरे भारत के विकारियों की स्थिति की व्याख्या देंगे, किस विषय को शिक्षार्थियों के साथ अलग में चर्चा करेंगे, उसके अवलोकन को सराहना, ठीक है, अवलोकन को सराहना ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उस पर चर्चा करना, अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट का क्वेश्चन है आपका, खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि वे कक्षा की एक रास्ता में से विराम प्रदान करते हैं, वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं, इनका कक्षा में संपादन करना आसान है। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं, ठीक है, तो थर्ड नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये आपके ईवीएस के 30 क्वेश्चन से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे, मैथ के भी करने वाले हैं, साइंस के भी, इसी तरह से लेवल 2 के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओगे क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं रिपीट होते हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप लास्ट टाइम में प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते हो, लास्ट ईयर जैसे एग्जाम में पैटर्न आया था, क्वेश्चंस आए थे उसी के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।